हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी पशु परिचर की साइंस की क्लास होने वाली है। आज से आपको पशु परिचर की सभी क्लासें देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बायोलॉजी, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना वह हमारा है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे बायोलॉजी नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जीव विज्ञान शब्द लेमार्क एंड ट्रेविरेंस वैज्ञानिक ने दिया था। यानी जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविरेंस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था। फिर है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? साइंस। साइंस यानी जानना। तो साइंस मीन्स क्या हो गया? साइंस का अर्थ हिंदी में क्या हो गया? साइंस का अर्थ हिंदी में हो गया जानना। यानी किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यानी जो कोई कुछ भी चीज़ है उसका क्रमबद्ध एवं जिसका योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है ना, उसे ही विज्ञान कहा जाता है। आगे है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही विज्ञान है। यानी प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान ही विज्ञान है। फिर है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ही जंतु जीवन का भी जनक है। तो अरस्तु ही जंतु विज्ञान का जनक भी है। यह आपसे यह पूछ लिया जाए तो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का अर्थ हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, इनका जनक कौन है? तो इनका जनक है अरस्तु। फिर है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई? तो यह एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब व कहाँ पर हुई। तो यह प्रश्न मानव मस्तिष्क में उभरता है। तो मानव के मन में एक प्रश्न आता है कि जो पृथ्वी है ना उस पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे और कहाँ हुई। तो कुछ लोगों का मत था कि निर्जीव पदार्थों से ही जीव स्वतः उत्पन्न होते हैं। यानी कुछ लोगों का मत था कि जो निर्जीव पदार्थ है ना उन्हीं से ही जीव स्वतः उत्पन्न होते हैं। और कुछ का मत था कि जीव बाहर से पृथ्वी पर आए। और कुछ लोगों का यह मत था कि जो जीव है ना वो पृथ्वी पर बाहर से आए हैं। और वर्तमान में मत यह है कि रासायनिक पदार्थों के मिलने से ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। यानी जो आज का समय है तो उसमें यह मत है कि जो रासायनिक पदार्थ है ना उनके मिलने से ही रासायनिक पदार्थों के मिलने से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कि लोगों के मन में उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही ऊपर कर आया, जो पृथ्वी है ना तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई। तो इस प्रश्न का मानव मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है और जिसके अलग अलग जवाब आते हैं। तो कुछ लोगों का मत था कि जो निर्जीव पदार्थ है ना उससे ही जीव स्वयं उत्पन्न हुए। और कुछ लोगों का मत था कि कुछ जीव बाहर से पृथ्वी पर आए, यानी बाहर से जीव पृथ्वी पर आए जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। और वर्तमान में यह मत है कि रासायनिक पदार्थों के मिलने से ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। फिर है विश्व के सभी धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। तो पृथ्वी के सभी धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। फिर अगला है प्रोफेसर JBS हॉलैंड ने 8 चरणों में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति को समझाया। यानी जो प्रोफेसर JBS हॉलैंड ने 8 चरणों में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति को समझाया है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो प्रोफेसर JBS ने हॉलैंड ने जो 8 चरणों में पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति को समझाया है, इन्होंने जो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति है ना उसको 8 चरणों में समझाया है। फिर है जीवन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिक जल है। यानी जो हमारा जीवन है ना तो जीवन की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना अकार्बनिक यौगिक है ना वह हमारा जल है। यानी जीवन के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वह है जल। फिर है
कोशिका की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बन पदार्थ प्रोटीन है। यानी कोशिका की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है ना, तो वह है प्रोटीन। तो कोशिका की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो गया? प्रोटीन। और जीवन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया जल। उसके बाद है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ ना वह है हमारा सेल्यूलोज है, जो कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल वेल का मुख्य घटक, संगठक या यौगिक होता है। यानी जो सर्वाधिक मात्रा में जो सेल्यूलोज पाया जाता है ना, वह पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका होगी और एक हो गई जंतु कोशिका। फिर आ गया मुख्य जो कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का मुख्य संगठक यौगिक है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। कोशिका झिल्ली का यह मुख्य घटक नहीं है। उसके बाद है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स। तो क्या हो गया? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही और कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है ना, वह केवल पादप कोशिका में ही कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। ये आपको याद है, अच्छी तरह से रखना है। तो उसके बाद हम इनके जीवन की अवधारणा को भी देख लेते हैं। जीवन की अवधारणा हमसे क्या कह रही है या हमसे क्या पूछना चाहती है? यानी सबसे पहले ग्रीक दार्शनिकों एवं अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीवों यानी संजीवों की उत्पत्ति निर्जीवों से हुई है। तो सबसे पहले जो ग्रीक दार्शनिक थे एवं अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो जीव और संजीवों की जो उत्पत्ति है ना, वह निर्जीवों से हुई है। इसे स्वतः जनन मत भी कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्वतः जनन मत भी कहते हैं। फिर अगला क्या है? जीवंतोत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? जीवांत या जीवंतोत्पत्ति का सिद्धांत तो इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया कि उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि निर्जीव पदार्थ से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने दिया कि उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जो निर्जीव पदार्थ से जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार इन्होंने अरस्तु के मत का खंडन किया है। तो इस प्रकार इन्होंने जो अरस्तु है ना, उसके मत का खंडन किया है। फिर है लुई पास्चर ने भी रेड्डी के मत का समर्थन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। इसके बाद जो लुई पास्चर थे ना, उन्होंने भी रेड्डी के मत का समर्थन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। फिर अगला है क्या है? ओपेरिन का सिद्धांत यानी कॉन्टेक्ट ऑफ ओपेरिन। ओपेरिन का सिद्धांत क्या है? 1924 में इस रूसी वैज्ञानिक ने ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की एक पुस्तक लिखी। तो ओपेरिन का सिद्धांत क्या कहता है कि 1924 में रूसी वैज्ञानिक ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की एक पुस्तक लिखी। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। यानी पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। ऐसे ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक JBS हॉलैंड ने 1919 में प्रस्तुत की। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रथम जीवन की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को 7 चरणों में बांटा गया। यानी ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक JBS हॉलैंड ने 1929 में प्रस्तुत की। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रथम जीव की उत्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को 7 चरणों में बांटा गया। फिर पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल अपचायक जल था। यानी जो पृथ्वी है ना, उसका जो प्रारंभिक वायुमंडल है ना, वह अपचायक जल था। इसमें हाइड्रोजन का बाहुल्य था। इसमें किसका बाहुल्य था? इसमें हाइड्रोजन का बाहुल्य था। जीवन की उत्पत्ति के समय O2 यानी ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में अनुपस्थित थी। यानी जीवन की उत्पत्ति के समय O2 स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में अनुपस्थित थी। फिर अगला है क्या है?
ओपेरिन की परिकल्पना को स्टेनले मिलर के प्रयोग से सिद्ध किया गया। जो ओपेरिन की परिकल्पना है ना, को स्टेनले मिलर ने प्रयोग से सिद्ध किया है। फिर क्या है अगला है ओपेरिन के अनुसार रासायनिक पदार्थों के मिलने से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। ओपेरिन के अनुसार रासायनिक पदार्थों के मिलने से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। इसी परिकल्पना को यूरे तथा स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। यानी जो ओरिपे के अनुसार रासायनिक पदार्थों के मिलने से प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, इसी परिकल्पना को यूरे तथा स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। आगे हम चलते हैं। आगे है कि स्टेनले मिलर का उपयोग उसने पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों मीथेन गैस, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया व टंगस्टन के विद्युताग्रह द्वारा चिंगारी की व्यवस्था की, जिसमें अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, कार्बनिक अम्ल व अन्य कार्बनिक यौगिक बने, जो कि ओपेरिन के रासायनिक विकास अथवा जीव रसायन उद्भव रासायनिक सिद्धांत को सिद्ध करता है। यानी स्टेनले मिलर का क्या प्रयोग है, उन्होंने कहा था कि उसने पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों मीथेन गैस, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया व टंगस्टन के विद्युताग्रह द्वारा चिंगारी की व्यवस्था की, जिसमें अमीनो अम्ल, सरल शर्करा, कार्बनिक अम्ल व अन्य कार्बनिक यौगिक बने, जो कि ओपेरिन के सिद्धांत विकास अथवा जीव रसायन उद्भव या फिर रासायनिक सिद्धांत को सिद्ध करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले रासायनिक विकास हुआ। यानी ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी है ना, उस पर सबसे पहले रासायनिक विकास हुआ, जिससे जीवों के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण हुआ। सबसे पहले कोशिका सदृश विषाणु बना, विषाणु से एक कोशिकीय जीव बने, फिर इसमें बहुकोशिकीय जीव बने। यानी ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले रासायनिक विकास हुआ, जिसने जीव के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया। सबसे पहले कोशिका सदृश विषाणु बना, विषाणु से एक कोशिकीय जीव बने, फिर इनमें बहुकोशिकीय जीव बने। अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित CHON की आपस में भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक विकास तथा जैविक विकास निम्न प्रकार हुआ। तो पृथ्वी पर उपस्थित तत्वों CHON की आपस में भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक विकास तथा जैविक विकास निम्न प्रकार हुआ। पृथ्वी पर आरंभिक काल में उपस्थित तत्व CHON, इनके रासायनिक संयोग से मीथेन, जल, अमोनिया का निर्माण हुआ। फिर अगला आगे क्या है, आगे है रासायनिक विकास। अमीनो अम्ल, शर्करा, वसा अम्ल का निर्माण हुआ। फिर न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और वसा का निर्माण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण यही विषाणु की उत्पत्ति का आधार बना। DNA से पहले RNA का निर्माण हुआ। यानी ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर एक बार और हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो हमारा रासायनिक विकास है ना, अमीनो अम्ल, शर्करा, वसा अम्ल का निर्माण हुआ। न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, वसा का निर्माण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण यही विषाणु की उत्पत्ति का आधार बना। DNA से पहले RNA का निर्माण हुआ। फिर है जैविक विकास। पृथ्वी पर सर्वप्रथम विषाणु की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। यानी पृथ्वी पर सबसे पहले विषाणु की उत्पत्ति हुई, फिर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। फिर है आगे बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति। तो बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कैसे, जैसे नील हरित शैवाल, जो पहला प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। तो पहला प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है, तो पहला जो प्रकाश संश्लेषी जीव हो गया ना, वह बहुकोशिकीय जीव जो है वह नील हरित शैवाल को माना जाता है। आगे है जैव विकास। तो जैव विकास क्या हो गया, सर्वप्रथम शब्द हर्बर्ट स्पेनर ने दिया। जो सर्वप्रथम शब्द है ना, वह किसने दिया,
जैव विकास का वैध हर्बर्ट स्पेनर ने दिया। फिर सरलतम संरचना वाले जीव में जटिल संरचना वाले जीव के क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जैव विकास किसे कहते हैं, तो जैव विकास हो गया सरलतम संरचना वाले संजीव में जटिल संरचना वाले जीवों के क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। आगे है जैव विकास का जनक एम्पिडोक्लेस को मानते हैं। जैव विकास का जनक किससे कहते हैं? एम्पिडोक्लेस को जैव विकास का जनक मानते हैं। एम्पिडोक्लेस को जैव विकास का जनक मानते हैं। फिर जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। जैव विकास के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है? लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशाभूति का सिद्धांत, यानी लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जुकोलॉजी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लैमार्कवाद या उसके उपार्जित लक्षणों की जो वंशानुगति का सिद्धांत है ना, वह सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिस जूलॉजिक में इस सिद्धांत को परिभाषित किया। इसके अनुसार वातावरण आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास हो जाता है। यानी इसके अनुसार जो वातावरण में आवश्यक एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये आपका के है जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो अब हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जैव प्रकाश के कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं। लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ना, सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिस जुकोलॉजी में सिद्धांत का प्रतिपादित किया। अब हम आगे चलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया कि इसके अनुसार वातावरण आवश्यक एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तित हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास करते हैं। यानी इसके अनुसार जो वातावरण में आवश्यक उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। अगला है प्रमाण पक्ष में। जिराफ की गर्दन का लंबा होना ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर रहने का कारण संभव हुआ है। सर्प की टांगों का लुप्त होना, बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होने से टांगें लुप्त हो गई। फिर अगला क्या है? सिद्धांत का खंडन। विजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। सिद्धांत का खंडन किसने किया? विजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। चूहे की 20-22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। फिर है भारत में सदियों से कान व नाक छेदे जाते हैं परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। अगला है निष्कर्ष। सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया। डार्विन ने प्रमुख विचार निम्न है। स्थानोन्नति की प्रचुर क्षमता या जीवन संघर्ष, अंतरजातीय या फिर अंतराजातीय तथा वातावरणीय विभिन्नताएं, योग्यतम का वर्णन, अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति तथा नई जाति की उत्पत्ति।